जय हिंद मेरे से सैनिकों और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और आज का जो वीडियो है इस पे हम लोग बात करेंगे मॉडल सेट संख्या 5 पर, यानी कि एसएसटी का सामाजिक विज्ञान का जो सेट 5 है उस पे बात करेंगे। और ये सामाजिक विज्ञान का आज अंतिम सेट होगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे हिंदी पे। तो आपको पता है जैसे निर्देश के बारे में मैं तो नहीं पढ़ूंगा, ये आप लोग सब जानते हो। सीधा मैं जाता हूं क्वेश्चंस पे और पहला क्वेश्चन देख सकते हो आपके इस स्क्रीन पे रहा। और वो क्वेश्चन क्या है कि स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है। और आपकी ऑप्शंस क्या है, रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति और भारतीय क्रांति। तो मैं बता दूं ये जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का जो नारा है ये फ्रांसीसी क्रांति की देन है। किसकी देन है? फ्रांसीसी क्रांति की देन है। यानी कि आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ख जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे जाते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है ये है बिस्मार्क। क्या है? बिस्मार्क जर्मनी का प्रथम चांसलर कब बना? क्वेश्चन क्या है, बिस्मार्क जर्मनी का प्रथम चांसलर कब बना? और आप ऑप्शंस दे सकते हो 1871, 1875, 1881 और 1890। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 1871। क्या हो जाएगा? 1871। और हाँ, मुझे एक चीज याद आ रहा है कि जब हम लोग सेट 3 बनाए थे, कौन सा सेट 3 बनाए थे, तो उसमें सेम क्वेश्चन था, लेकिन उसमें मैंने 1800 शायद 48 शायद मैंने बताया है। तो वो जो है गलत है। आपको क्या लेके चलना है, ये क्या लेके चलना है, 1871। तो जर्मनी का जो बिस्मार्क है उसको प्रथम चांसलर जर्मनी में कब बनाया गया? 1871 में। और अगले हम लोग क्वेश्चन की ओर जाते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पर। और क्वेश्चन क्या है मेरे रसगुल्लो कि देख सकते हो आप, क्वेश्चन है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र बंधनों पे जकड़ा हुआ है। ये कथन किस दार्शनिक का है? और आप देख सकते हो आपके सामने क्या है, ऑप्शंस है दिदारो, है ना, वोल्टेयर, रूसो और मोंटेस्क्यू। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ग यानी कि रूसो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग यानी कि रूसो हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन पे। और देख सकते हो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसने कल्पना आदर्श यानी कि यूटोपिया में एक आदर्श समाज की कल्पना किया। तो एक क्वेश्चन है आप लोगों के पास, आप ये बताएं कि यूटोपिया जो है क्या है, यूटोपिया जो है उसका क्या अर्थ होता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि कल्पना आदर्श की जो समाज की जो कल्पना है वो किसने की थी। और आप देख सकते हो आपके ऑप्शंस क्या है कि मैथ्सेनी, नेपोलियन, कार्ल कैप्सर और फ्रेडरिक सरियो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फ्रेडरिक सरियो यानी कि ऑप्शन नंबर जो घ है इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। और हमारा अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या है, यंग इटली की स्थापना किसने किया? क्वेश्चन क्या है, यंग इटली की स्थापना किसने किया? और आपके ऑप्शंस क्या है मेरे रसगुल्लो? ऑप्शंस है रूसो, ऑप्शन ख क्या है मैथ्सेनी, ऑप्शन गो क्या है वोल्टेयर और ऑप्शन घ क्या है लेनिन। तो मैं बात करूं यंग इटली का, तो यंग इटली को मैथ्सेनी ने, किसने? यंग इटली को मैथ्सेनी ने बनाया था। किसने? मैथ्सेनी ने बनाया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे है। और छठा नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन क्या है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत, असहयोग आंदोलन की जो समाप्ति है वो किस घटना से हुई? असहयोग आंदोलन की समाप्ति किस घटना से हुई? तो मैंने ये जो क्वेश्चन था मैंने आपको बता दिया था सेट, किसी एक सेट्स में। तो ऑप्शंस में मैं बात करता हूं क्या है, काकोरी कांड, दांडी यात्रा, चोरा चोरी हिंसक घटना और जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो मेरा रसगुल्लो इसका जो सही आंसर होगा वो चोरा चोरी कांड होगा। क्या होगा? चोरा चोरी हिंसक कांड। तो इसका क्या कारण था, मैंने जब वीडियो हम लोग बना रहे थे चैप्टर में तो मैंने उसका वीडियो जो है ले लिया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। और वो क्वेश्चन क्या है, भारत छोड़ो की आंदोलन। क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत, और इसी को क्या बोलते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्या है? क्विट इंडिया मूवमेंट। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब शुरू हुई? और ऑप्शंस देख सकते हो क्या है, 1925, 1940, 1942 और क्या 1945। तो मैं बात करूं भारत छोड़ो आंदोलन का, तो इसकी जो शुरुआत है वो कब हुआ? 1942। मैं पूरा डेट का बात करूं तो 8 अगस्त 1942 यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, गो जो है सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है, गद्दर पार्टी। क्या है? गद्दर पार्टी। तो गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की? क्या है?
गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की? और आपके पास ऑप्शन है भगत सिंह, लाला हरदयाल, सुभाष चंद्र बोस और लाला लाजपत राय। तो अगर मैं बात करूं गद्दर पार्टी का, तो इसका स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। किसने किया था? लाला हरदयाल ने किया था। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि गद्दर पार्टी का स्थापना तो लाला हरदयाल ने किया, लेकिन इसका जो मुख्यालय है, गद्दर पार्टी का जो मुख्यालय है वो कहां पे है? फटाफट कमेंट बॉक्स में क्या करना है आपको? छाप देना है। अब हम लोग आगे जाते हैं और ये क्वेश्चन है भारत माता से, तो भारत माता की जय। अब हम लोग बात करते हैं स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से। क्वेश्चन क्या है? स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से भारत माता की छवि को किसने चित्रित किया? भारत माता की छवि को किसने चित्रित किया? और आप ऑप्शंस देख सकते हो, शुभजीत आचार्य, बंकिम चंद्र चटर्जी, अविंद्रनाथ टैगोर और रविंद्रनाथ टैगोर। तो मैं बता दूं इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ग, यानी कि अविंद्रनाथ टैगोर। तो स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से ये जो भारत माता की जो छवि है उसको किसने आंका था? तो अविंद्रनाथ टैगोर जी ने आंका था। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पर, और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। क्या है? खुदाई खिदमतगार। क्वेश्चन क्या है? खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने किया? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ग। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग, अब्दुल गफ्फार खां। क्या है? अब्दुल गफ्फार खां। चलिए क्वेश्चन है कि सीमांत गांधी क्या है? सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? ये फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग छाप दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं और ये क्वेश्चन जो है यहां से आपका शुरू हो जाता है भूगोल की इकाई का। और आपका भूगोल का इकाई का पहला क्वेश्चन क्या है मेरे रसगुल्लो? ध्यान से देखो कि इनमें से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? नवीकरणीय संसाधन नहीं है। तो आपको पता है ऐसा संसाधन जिसको हम लोग बार बार उत्पत्ति करके बना सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? नवीकरणीय संसाधन। तो जल संसाधन तो है, सौर ऊर्जा भी है, पवन ऊर्जा भी है, तो बचा एक कौन? ऑप्शन नंबर घ, यानी कि कोयला। कोयला क्या होता है? वो नवीकरणीय संसाधन नहीं होता है। तो अब मेरा एक क्वेश्चन है, अगर कोयला नवीकरणीय संसाधन नहीं होता है तो वो किस संसाधन के अंतर्गत आता है? आपको बता देनी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं और अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट। और वो क्वेश्चन क्या है मेरे रसगुल्लो? आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन है कि कितने किलोमीटर के बाद देश का महासागरीय संसाधन का अधिकार नहीं होता है? तो मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ग, यानी कि 200 किलोमीटर के बाद। अगर मान लो ये हमारा भारत का एरिया है, अगर हम लोग यहां से 200 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करते हैं तो इस वाले क्षेत्र पे क्या होता है? ये हमारा नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय संसाधन होते हैं और इसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या होती है? काम जो होती है किया जाता है। हम लोग बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन का। तो भारत के कुल क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत जो होता है वो पठारी भाग होता है? क्या है? भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट जो होता है वो पठारी भाग का होता है? और ऑप्शंस क्या है आप देख सकते हो, ख यानी कि 27% जो होता है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 27% जो भाग है वो पठारी भाग पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन मेरे ओर से, आप लोग बताइए कि मैदानी भाग, क्या मैदानी जो भाग है वो कितना प्रतिशत पाया जाता है भारत के कुल क्षेत्रफल का? तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हमारा जो 14 नंबर का क्वेश्चन है आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पर है कि मृदा अपरदन का कारण नहीं है। मृदा अपरदन का कारण नहीं है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और ऑप्शंस क्या है? जल, वायु, हिम और वन। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हिम। हिम यानी कि बर्फ। अब बताइए बर्फ से मृदा अपरदन का कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो यहाँ पे मिट्टी है और यहाँ पे बर्फ जम जाए तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर यहाँ पे मिट्टी है और यहाँ पे अगर पानी का बहाव होगा तो अपने साथ मिट्टी को भी क्या करेगा? काट के लेके जाएगा। अगर हम लोग बात करें वायु का तो यहाँ मिट्टी है, इसके ऊपर कोई घास नहीं है, तो हवा जब चलेगी ना तो इसको क्या करेगा? उड़ा के लेके चला जाएगा। तो इससे भी होता है और वन से भी होता है, वनों की कटाई से भी होती है। तो बचा क्या? एक मेरे प्यारे रसगुल्लो, एक ही ऑप्शन बचा क्या? हिम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हिम। चलिए आगे जाते हैं हमारे 15वें नंबर क्वेश्चन पे और आप देख सकते हो हमारा 15वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत में उपलब्ध स्तनधारियों में से कितना प्रतिशत जो है वो लुप्त जाति के अंतर्गत आ गया है? कितना परसेंट जो जाति है वो लुप्त जातियों के अंतर्गत रखा गया है? तो चलिए हम लोग ऑप्शंस पे बात करते हैं। 10%, 20%, 30% और 40%। तो रसगुल्लो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ख, यानी कि क्या हो जाएगा? 20% हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा 16वां नंबर का जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सदाबहार वृक्ष चिड़ क्या है? यानी कि चिड़ वृक्ष का बात कर रहा है। सदाबहार वृक्ष चिड़ का औषधीय वनस्पति है। ये क्या है? औषधीय वनस्पति है, लेकिन ये भारत के किस राज्य में पाया जाता है? ये क्वेश्चन है और आप ऑप्शंस देख सकते हो, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश
प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, हिमाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर घ जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एक अच्छा सा वाणी है, आपको क्या करना है, इस कथन को ध्यान से सुनना है। कथन क्या है कि एक पेड़, क्वेश्चन क्या है, एक पेड़ असीमित दयालु और आदरपूर्ण जीवधारी है जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता और दानशील पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट कर देता है। यह सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाश को भी छाया प्रदान करता है। ये किसका कथन है? पहले सेंटेंस को ध्यान से सुनिएगा। बोलने का मतलब है कि पेड़ जो होता है वो दयालु का क्या होता है, असीमित होता है, उनके पास बहुत दयालु होता है और ये अपने आप को पोषित करता है, लेकिन पोषण करने के लिए कभी आपसे कुछ नहीं मांगता है और बल्कि ये इतना दयालु पूर्वक होता है कि जो भी अपने जीवन में जो भी पेड़ पौधे या जो भी अपने फल फूल कमाते हैं बनाते हैं उनको भी आपको दे देते हैं, कभी भी उसका मांग नहीं करता, बल्कि जो उनको काटता है उनको भी रक्षा प्रदान करता है। तो मैं बोलूंगा कि जितने भी पेड़ हैं, जितने भी पौधे हैं, उनका संरक्षण करें रसगुल्लो। और ये जो कथन है ना ही ये महात्मा गांधी का है, विनोबा भावे का, ना ही सुंदरलाल बहुगुणा, ये कथन है गौतम बुद्ध जी का। किसका है? गौतम बुद्ध जी का। किसका है? गौतम बुद्ध जी का। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ख। रसगुल्लो हम लोग बात करते हैं 18वें नंबर क्वेश्चन का। तो 18वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि विश्व में कुल आयतन का लगभग कितना प्रतिशत जो भाग है वो महासागर का है, महासागर का है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क, यानी कि 71% क्या है कि महासागर का भाग है। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन है बहुउद्देश्य परियोजना से। तो बहुउद्देश्य परियोजनाओं का लाभ बताने के लिए बोल रहा है, लाभ। तो देखिए इससे बाढ़ का नियंत्रण होता है, ये भी सही है, सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध करती है, ये भी सही है, जल विद्युत का भी उत्पादन होता है, ये भी सही है। तो मेरे रसगुल्लो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर घ, यानी कि उपरोक्त सभी जो होगा इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 20वें नंबर क्वेश्चन पे। तो आधा जो सेट हो गया, समाप्त हो गया। हमारा बस एक ही मकसद है कि एग्जाम के खोपड़ी में क्या करके आना है, छेद करके आना है। तो रसगुल्लो अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि प्रीतम एकेडमी के सारे जितने भी टीचर्स हैं सही से आपको पढ़ा रहे हैं, तो क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और क्या करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है। तो बात करते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन का। तो पश्चिम राजस्थान में वर्षा जल संग्रह की रीति किस कारण से कम हुई? तो एक क्वेश्चन यहां से बताइए कि यहां पे जो भूमि पे क्या होता है, भूमि पे एक गड्ढा बनाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। लेकिन क्वेश्चन क्या है कि पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रह की रीति किस कारण से कम हो रही है। और क्वेश्चन क्या है, वर्षा नियमित होने से, इंदिरा गांधी नहर से 12 माह से जल सुविधा से और भूमिगत जल में कमी होने से। तो इसका जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर से 12 मासी जल की सुविधा आने से। चलिए आगे जाते हैं और हमारा 21वां नंबर का क्वेश्चन देख सकते हो रसगुल्लो, क्या है कि किसी देश की राष्ट्र आयु को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने से क्या निकलता है। तो आपको पता है कि प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला क्या होता है कि कुल आय को हम लोग क्या करते हैं, कुल जनसंख्या से, किससे, कुल जनसंख्या से भागा देते हैं, तो क्या निकलता है, प्रति व्यक्ति आय निकलता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क इसका सही हो जाएगा। बात करते हैं 22वें नंबर क्वेश्चन का और आप देख सकते हो स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या है कि एक अमीर परिवार की लड़की के लिए विकासात्मक लक्षण क्या होते हैं, क्या होते हैं विकासात्मक लक्षण क्या होते हैं। और क्वेश्चन क्या है, अधिक दिनों तक काम मिले, है ना, उसके भाई को जितनी स्वतंत्रता मिले उतना ही स्वतंत्रता उसे मिले, बेहतर मजदूरी मिले और अधिक बिजली प्राप्त हो। तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे रसगुल्लो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ख, यानी कि उसके भाई को जितना स्वतंत्रता मिले उसे उतना ही स्वतंत्रता मिले। ये जो होता है एक अमीर फैमिलियों का क्या होता है, अमीर फैमिलियों को क्या होता है, एक प्रकार का विकास का लक्ष्य होता है। अब बात करते हैं 23वां नंबर क्वेश्चन का। तो 23वां नंबर क्वेश्चन क्या है रसगुल्लो कि शिशु मृत्यु दर क्या सूचित करता है, शिशु मृत्यु दर क्या सूचित करता है। तो देख सकते हो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख जो है वो सही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ख क्या आप देख सकते हो कि किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों का जो अनुपात होता है उसी को क्या बोलते हैं, शिशु मृत्यु दर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर जो ख है मेरा रसगुल्लो सही हो जाएगा। चलिए आगे जाते हैं और
अगला क्वेश्चन है हमारा 24वां नंबर का क्वेश्चन है। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन देख सकते हो कि निम्न में से ऊर्जा के मुख्य स्रोत कौन से हैं। निम्न में से ऊर्जा के मुख्य स्रोत कौन से हैं? तो आपको पता है कोयला से भी बिजली बनता है, पेट्रोल से भी बनता है, विद्युत तो है ही। तो इसका जो सही आंसर होगा रसगुल्लो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख इसका सही हो जाएगा। यानी कि ऊर्जा के जो स्रोत है क्या क्या है? कोयला, पेट्रोल और विद्युत, ये सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 25वां नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। और क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां तीर्थक क्षेत्रक में नहीं आती हैं? क्या बोल रहे हैं? नहीं आती हैं। तो आपको पता है कि तीर्थक क्षेत्रक सेवा क्षेत्रक होता है। बताइए, बैंक के स्टाफ क्या करते हैं? आपको सेवा देने का काम करते हैं। आपके अध्यापक भी आपको सेवा देने का काम करते हैं। किसी कॉल सेंटर में काम करने वाला व्यक्ति भी आपको सेवा देने का काम करता है। लेकिन मधुमक्खी जो पालन है मेरे रसगुल्लो, मधुमक्खी जो पालन है वो किसी तरह का कोई सेवा नहीं देता। ये क्या करते हैं? ये उत्पादन करते हैं। क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। और तीर्थक क्षेत्रक जो होता है सेवा का सृजन करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ख। चलिए आप मुझे एक आंसर बता दीजिए कि जो मधुमक्खी पालन है वो किस क्षेत्रक के अंतर्गत आता है? प्राथमिक, द्वितीयक या तीर्थक क्षेत्रक में आता है? आपको बता देनी है। तो दोस्तों बात करते हैं हम लोग 26वां नंबर क्वेश्चन का। और 26वां नंबर क्वेश्चन क्या है? मनरेगा का विस्तारित रूप चुने। और ऑप्शंस क्या है? मोहन गांधी राष्ट्र ग्रामीण रोजगार अधिनियम, महात्मा गांधी राष्ट्र ग्रामीण रोजगार अधिनियम, महात्मा गांधी राष्ट्र गारंटी समूह, महात्मा गांधी राष्ट्र ग्रामीण रोजगार। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ख, यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्र रोजगार अधिनियम जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए चलते 37वां नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है कि किसी वर्ष में उत्पादित डैश में कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। ये रहा आपका क्वेश्चन। और आप देख सकते हो ऑप्शंस क्या? सभी वस्तुओं और सेवाओं का, सभी अंकित वस्तुओं, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का, सभी मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं का, सभी मध्यवर्ती तथा अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा कि सभी मध्यवर्ती वस्तु तथा अंतिम वस्तु और सेवाओं को जब हम लोग जोड़ देते हैं आपस में तो उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? सकल घरेलू उत्पाद जो है कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर घ इसका सही हो जाएगा। चलिए एक चीज बताइए, जीडीपी क्या? जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में फटाफट छाप दीजिए। अब बात करते हैं 28वां नंबर क्वेश्चन का। और क्वेश्चन क्या है कि सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स है। सलमा क्या है? एक सरकारी अस्पताल में नर्स है। सलमा किसी क्षेत्र के गतिविधि में संलग्न है। तो आपको पता है कि सरकारी जो क्षेत्र जो होता है वो किस में आते हैं रसगुल्लो? संगठित क्षेत्र आते हैं। और मैं बता दूं संगठित क्षेत्र में तो पहला तो आपको नियमित रूप से काम मिलेगा। इसमें आपको कुछ शर्तें होती हैं, जो सेवानिवृत्त छुट्टी भी मिलेगा और आपको क्या बोलेंगे काम भी मिलेगा और आपको पैसा भी मिलेगा। ये जो सारी चीजें होती हैं किसके अंतर्गत आती है? संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो सलमा जो है सरकारी नौकरी करती है, इसलिए किसके अंतर्गत आता है? संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं 29वां नंबर क्वेश्चन का। और क्वेश्चन क्या है कि भारत के किस क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है? भारत के किस क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है? और आप देख सकते हो आपके ऑप्शंस क्या है? औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र और इनमें से कोई नहीं। तो मैं बात करूं छिपी क्षेत्र का तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ख, वो क्या होगा? कृषि क्षेत्र। क्या हो जाएगा? कृषि क्षेत्र जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 30वां नंबर क्वेश्चन का। तो रसगुल्लो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करना? चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि मेहनत जो है एक वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। बात करते हैं 30वां नंबर क्वेश्चन का। देख सकते हो कि इस क्षेत्र में श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करता है। किस क्षेत्र में या किस क्षेत्र में जो है श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करता? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? द्वितीय क्षेत्र। क्या होगा? द्वितीय क्षेत्र। तो अगर मैं बात करूं इसके ऑप्शंस का तो इसका जो देखो प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है? इसमें प्रकृति से वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, तो ये तो नहीं होगा भाई। द्वितीय क्षेत्र में प्राकृतिक क्षेत्रों का दोहन करते हैं या उसके द्वारा वस्तुओं का निर्माण करते हैं। चतुर्थ क्षेत्र तो होता नहीं, तो बचा क्या? तृतीय क्षेत्र। तो तृतीय क्षेत्र में वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है। आप एक बात जान लीजिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे और यहां से आगे आपका पॉलिटिकल का। तो है बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन जो है असत्य है? और आपके ऑप्शंस क्या है? केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषा की मंत्री का समान संख्या, यह भी सही है। राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। तो आप लोग आगे देखते हैं कि बेल्जियम में अलग सरकार है और इसमें डच एवं
फ्रेंच समुदाय को असमान प्रतिनिधित्व दिया जाता है। केंद्र एवं राज्य सरकार के अलावा यहाँ एक तीसरी सरकार होता है जिसको सामुदायिक सरकार भी कहा जाता है। तो रसगुल्लो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर गो जो है इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, समान रूप से सत्ता में सबको भागीदारी मिलती है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा 32वां नंबर का क्वेश्चन क्या आप देख सकते हो कि संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश इनमें से कौन सा नहीं है। संघात्मक शासन वाला देश यहां में कौन नहीं है। और 32वां नंबर का क्वेश्चन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। तो श्रीलंका में आखिर एक क्वेश्चन है आपके लिए, चलिए मैं ही बता देता हूं कि क्वेश्चन क्या है कि बताइए अगर श्रीलंका में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है तो श्रीलंका में कैसी शासन व्यवस्था है, क्या है, कैसी शासन व्यवस्था है, चलिए आप बताइए। तो अगर मैं इसका आंसर बात करूं, चलिए आप लोग बता ही दीजिए कमेंट बॉक्स में, मुझे तो पता ही है, मैं सबका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में मैं देख लूंगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे जाते हैं और हमारा 34वां नंबर क्वेश्चन क्या है, हमारा बात करें हमारा 33वां नंबर का क्वेश्चन क्या है। 33वां नंबर क्वेश्चन देख सकते हो आपके स्क्रीन पे है कि निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है, क्या है, एकात्मक शासन व्यवस्था है। और वो आप कमेंट करने वाले थे लेकिन देखो आपके दिल की बात पूरी हो गई और वो क्वेश्चन आ गया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो श्रीलंका हो जाएगा। तो श्रीलंका में एकात्मक शासन व्यवस्था में रसगुल्लो। तो बात करते हैं 34वें नंबर क्वेश्चन पर, तो बात करते हैं 34वें नंबर क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन क्या है कि शिक्षा की सूची में शामिल है, शिक्षा की सूची में शामिल है। और ये ऑप्शंस देख सकते हो क्या, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ग यानी कि समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, बताइए समवर्ती सूची में कानून जो है वो कौन कौन बना सकता है, कानून जो है वो कौन कौन बना सकता है। तो 34 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। अब बात करते हैं 35वें नंबर क्वेश्चन का। और क्वेश्चन देख सकते हो आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या है कि भारत में स्थानीय शासन प्रणाली कितने स्तर की है, भारत में स्थानीय शासन प्रणाली कितने स्तर की है। और आप ऑप्शंस देख सकते हो क्या है, एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय और पंचायत स्तरीय। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ग यानी कि त्रिस्तरीय। तो भारत की जो सरकार है, स्थानीय सरकार है, वो 3 स्तर की जो होती है सरकार होती है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 36वां नंबर का क्वेश्चन क्या देख सकते हो स्क्रीन पे कि संघ सरकार का एक विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन क का मैं बात करूं तो राष्ट्र सरकार अपने कुछ अधिकार जो है वो प्रांत सरकार को दे देती है। फिर क्या है, अधिकार विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बढ़ जाता है। निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग करते हैं। सरकार की शक्ति समान शासन की विभिन्न स्तरों में बढ़ जाती है। तो इसका जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ग जो है वो सही हो जाएगा। तो संघ सूची के अंतर्गत निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार में सर्वोच्च ताकत होता है, ये गलत है। तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करते हैं 37वें नंबर क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन क्या देख सकते हो कि निम्न में कौन जो है सुमेलित नहीं है, निम्न में कौन जो है वो सुमेलित है। क्वेश्चन क्या है कि निम्न में कौन सुमेलित है, ये क्वेश्चन है। और आप देख सकते हो ऑप्शन क्या है, संघ सूची, पुलिस, कृषि, व्यापार, है ना। तो राज्य सूची में क्या है, प्रतिरक्षा, बैंक संचार और समवर्ती सूची में वन विभाग और अधिकार। और ऑप्शन नंबर घ क्या है, अवशिष्ट शक्तियां, यह है केंद्र सरकार। तो हम लोग बात करें तो ये जो अवशिष्ट शक्तियां जो होती है ना वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, इसका सही हो जाएगा। बात करते हैं 38वें नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा एकीकृत समूह का उदाहरण है, इनमें से कौन सा एकीकृत समूह का उदाहरण है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, वामसेफ जो है वो एकीकृत समूह का उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन है आपके लिए, बताइए वामसेफ जो होता है, वामसेफ किस देश का एकीकृत समूह है। या आप बताएं कि वामसेफ जो होता है वो राजनीतिक समूह है, राजनीतिक समूह है कि या फिर दबाव समूह के अंतर्गत आता है, ये आपको बताना है। चलिए बात करते हैं 39वें नंबर क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन क्या है कि नेपाल में हुए जनसंघर्ष को निम्न में क्या कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ग कि स्वतंत्रता के लिए दूसरा आंदोलन इसको कहा जाता है। किसके लिए, स्वतंत्रता के लिए दूसरा आंदोलन कहा जाता है। चलिए बात करते हैं अंतिम क्वेश्चन पे। और मैं जाते जाते एक चीज बोलूंगा कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर एक दिन समंदर भी आएगा। तू वेट कर उस दिन का मेरे रसगुल्लो, जिस दिन तू सारा सेट को पढ़ लेगा, सारे 1000 के 1000 क्वेश्चन तुमको आएगा और तुम एग्जाम में बैठेगा और तू अच्छा नंबर लाएगा और पड़ोसी के घर के क्या बजाएगा, डीजे बजाएगा। तो मैं अक्सर बोलता हूं कि वेट करो उस दिन का जिस दिन तुम कुर्सी के आगे खड़े होगे और लाइन जो होगा तुम्हारे पीछे लगेगा।
तो बात करते हैं हम लोग 40वें नंबर क्वेश्चन पे। 40वें नंबर क्वेश्चन क्या है कि लोकतंत्र और जनसंघर्ष के बीच संबंध में क्या असत्य है। और ऑप्शंस क्या देख सकते हो कि लोकतंत्र का जनसंघर्ष के माध्यम से विकास जो होता है अवरुद्ध हो जाता है। लोकतंत्र का जनसंघर्ष के माध्यम से विकास होता है। लोकतंत्र संघर्ष का समाधान जनता की व्यापक लंबवादी के जरिए होता है। संघर्ष और लंबवादियों का आधार राजनीतिक संगठन होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा रसगुल्लो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क, यानी कि लोकतंत्र का जनसंघर्ष के माध्यम से अवरुद्ध नहीं होता है बल्कि क्या होता है, विकास होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क। और रसगुल्लो ये रहा आपके 40 के 40 जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट, यानी कि जो एसएसटी है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं बात करूंगा हिंदी पेपर पे। किस पे मैं बात करूंगा, हिंदी पेपर पे। तो जो लोग अभी चैनल पे नए हैं और अभी तक प्रीतम एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मैं बोलूंगा सब्सक्राइब कर दे और बेल का आइकॉन भी क्या करे, प्रेस कर दे, ताकि मैं जितना भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन क्या हो, सबसे पहले आपको मिल सके और आप सबसे पहले क्या कर सको, सीख सको। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।